नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज आपको उस अगले एपिसोड में लेकर चल रहा हूं जहां हमने कल आपको छोड़ा था। आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमने कल गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की बात की थी, जहां सिंधिया राजवंश का शासन, उनकी राजनीति का प्रभाव क्षेत्र रहा और वो सिंधिया राजघराना जिसे अच्छे अच्छे दिग्गज ना हरा पाए, उस सिंधिया राजघराने के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक ऐसे व्यक्ति ने हराया जो उनका ताबेदार कहा जाता रहा चुनाव लड़ने से पहले तक। और वो कैसे चुनाव हारे, कौन कौन सी चीजें इसमें जिम्मेदार रही, क्या उनका व्यवहार, क्या उनका कार्यप्रणाली कहीं इसमें दोषी थी, इस पर हमने कल प्रकाश डाला था। और आज हम इसके परंपरागत तासीर पर जाते हैं कि इसकी तासीर क्या है गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की। तो आइए शुरू करते हैं हम 1952 से। जैसा सभी जानते हैं 1952 से हमारे देश में आजाद भारत में आम चुनाव की प्रणाली लागू हुई। उसमें सबसे पहले गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र हिंदू महासभा के खेमे में गया। उसका कारण यही है कि ग्वालियर के जो महाराज, तत्कालीन महाराजा थे जीवाईराव सिंधिया, वो हिंदू महासभाई हुआ करते थे। वो हिंदू महासभाई के एक बड़े क्षत्रप थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाद में राजमाता सिंधिया पर कांग्रेस का दबाव रहा। दबाव तो महाराज पर ही था, लेकिन महाराज ने स्पष्ट इनकार कर दिया, मैं चूंकि जन्मजात हिंदू महासभाई रहा हूं, लिहाजा मैं कांग्रेस में नहीं आऊंगा। तो फिर महारानी को मनाया गया, तत्कालीन महारानी साहिबा विजयाराजे सिंधिया जी, उनको मनाया गया। और फिर उन्होंने जब अनुमति दी तो अगला चुनाव 57 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी ने लड़ा, तब वो महारानी रही और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीती और सांसद बनी। 62 में यह राम साहेब पांडे आए, ये भी कांग्रेस से थे, विजयी घोषित हुए और 5 साल तक आपने यहाँ सांसद की सेवाएं दी। 67 में फिर विजयाराजे सिंधिया जी आ गई, लेकिन इस बार वो स्वतंत्र पार्टी के रूप में आई। ये पार्टी उन्होंने स्वयं बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस में उनका तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा से विवाद हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार गिरवाई और फिर संयुक्त विधायक दल की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित की और स्वयं ने यहाँ चुनाव एक स्वतंत्र सिंबल पर लड़ा और विजयी घोषित हुई। बाद में जेबी कृपलानी भी यहाँ आए, उन्होंने भी अपना भाग्य आजमाया, ये लेकिन महल पीछे बना रहा। 1971 में उनके पुत्र विजयाराजे सिंधिया जी के पुत्र माधवराव सिंधिया जी की एंट्री हो गई और उन्होंने पहला चुनाव लड़ा जनसंघ के सिंबल पर, शायद जलता हुआ दिया सिंबल हुआ करता था, उस पर वो लड़ी और जीती। इस प्रकार उन्होंने अपना एक कार्यकाल गुना क्षेत्र को दिया जनसंघ के हिसाब से। इस बीच जब इमरजेंसी लगी, राजमाता सिंधिया को गिरफ्तार कर लिया गया, तब माधव सिंधिया पर दबाव पड़ा कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें, वरना पूरा महल, पूरी अरबों खरबों की आकूत धन संपत्ति पर इंदिरा शासन कब्जा करने तैयार हो चुका था। बिल्कुल, मतलब वो शासन ठान चुका था कि या तो कांग्रेस ज्वाइन करो वरना फुटपाथ पे आ जाओ, सीधी बात। तो चूंकि राजमाता जेल में थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, कुछ भी हो हम अपना मूड नहीं बदलेंगे, लेकिन माधवराव दबाव में आ गए और तत्कालीन नेपाल शासकों ने भी इसमें एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई कि समय की नजाकत को समझा जाए और इस नजाकत के चलते माधवराव सिंधिया कांग्रेस में आ गए। लेकिन उन्होंने पहला चुनाव स्वतंत्र लड़ा और वे 77 में स्वतंत्र जीते और विजयी हुए। फिर जब आम चुनाव आए, क्योंकि ये 1980 के, तो इसमें फिर दोबारा जीते, सांसद बने यहाँ के। बाद में 1984 आया तो मैन सिंह कालूखेड़ा, जो उनके खास सिपाही सलार हुआ करते थे और कट्टर सिंधिया समर्थक थे, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया, वे भी जीते कांग्रेस के मैंडेट पर। 89 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो राजमाता साहब का लौटना हो गया गुना की ओर। ये था 89 का साल। तो 89 में विजयाराजे सिंधिया भाजपा के मैंडेट पर यहाँ जीती और भाजपा में जीतने के बाद आप 98 तक यहाँ की सांसद बनी रही राजमाता विजयाराजे सिंधिया। 98 में चुनाव प्रचार के दौरान उनको एक कहना चाहिए दौरा आया या वो बेहोश हुई, शायद अटैक था वो उनका, हार्ट अटैक का, और वो
अचेत होकर जब गिरी हवाई पट्टी पर गुनाकी पे, तो फिर भी दोबारा खड़ी नहीं हो पाई और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। चुनाव के बाद आपका निधन हुआ था, तो अस्पताल में वो चुनाव जीती राजमाता साहब। इसके बाद 99 में जब उपचुनाव हुआ अम्मा साहब के देहांत से, तो माताराव सिंधिया यहाँ उपचुनाव लड़ने के लिए गुना आ गए और गुना में चुनाव जीते। इसके बाद फिर आम चुनाव जब 2002 में हुए, तो ये बड़ा विडंबना रही कि गुना में ज्यादा सेवा नहीं दे पाए माधवराव सिंधिया, और हवाई यात्रा में एक चुनाव, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान ही एक समय था जब कांग्रेस का प्रचार करने जा रहे थे, और जहां नहीं जाना था वहां कांग्रेस ने उनको भेज दिया और वो काल के गाल में समा गए। उनके साथ कुछ पत्रकार साथी भी काल को प्राप्त हुए थे। तो फिर गुना सीट खाली हुई एक बार और, तो उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना आना पड़ गया और वो अपनी पढ़ाई छोड़कर सीधे राजनीति में आए, उपचुनाव जीते। उसके बाद फिर 2002 के बाद 2004 आम चुनाव आया, 2009, 2014, 2019, 14 तक वो जीतते चले गए, 19 तक वो सांसद रहे। तब 2019 में चुनाव हुआ तो तगड़ी मोदी लहर में, और कुछ सिंधिया जी ने जो गलतियां की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो चूक कहेंगे उसको, भूल चूक जो उन्होंने की, जो उन तक नहीं पहुंच पाई, उसके चलते वो कृष्णपाल सिंह यादव के हाथ से चुनाव हार गए। अब सांसद हैं वो कृष्णपाल सिंह यादव, लेकिन सिंधिया जी राज्यपाल के रास्ते लोग संसद में पहुंचकर अब केंद्रीय मंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगला चुनाव गुना से कौन लड़ेगा। तो इस पे कुहासा इसलिए है क्योंकि कृष्णपाल सिंह जी का जो आउटपुट है वो इतना संतोषप्रद नहीं रहा कि लोग ये कह पाए, आम आदमी भी ये कह पाए कि टिकट रिपीट होगा। इस कारण अब बात ये हो रही है कि कृष्णपाल को यदि टिकट नहीं मिलता तो फिर यहाँ प्रत्याशी कौन होगा। तो नंबर 1 तो कृष्णपाल कुछ सिटिंग एमपी हैं, लेकिन यदि वो नहीं होती है तो फिर कौन। उस दृष्टि से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सक्रियता है वो अचानक तेजी पकड़ गई है। वैसे तो वो गुना शिवपुरी में और ग्वालियर में, अशोकनगर में सक्रिय बने ही रहते हैं, ये उनका चूंकि प्रभाव का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है उनका। लेकिन अब जो समय है, इस वक्त चुनाव का माहौल है, तो उनकी जो सक्रियता है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, खासकर गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और इस लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर और गुना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि अभी हम गुना पे सीमित है तो गुना की बात करेंगे। तो गुना में इस वक्त, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में सिंधिया जी ने अपनी सक्रियता बहुत तेज कर दी है। यही कारण है कि वो अब बहुत ज्यादा दौरे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मीटिंगें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी अपनी दर्ज करा रहे हैं। इसका उनका प्रत्यक्ष जो प्रमाणीकरण यदि कोई उनका मिलता है तो वो भी है राजनीतिक रूप से कि उन्होंने बिल्कुल अब आर पार की लड़ाई वहां शुरू कर दी है। उसका प्रमाण ये है कि उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत के हो सकते हैं, नगर पंचायत के हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, विधायक पद के दावेदार हो सकते हैं, कभी राज्य मंत्री रहे हों, कभी ऐसे धुरंधरों को उन्होंने अब भाजपा में लाना शुरू कर दिया है। उनमें से एक नाम है स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के धर्मपत्नी बाई साहब यादव का, और उनके पुत्र अजय पाल और अजय पाल की धर्मपत्नी। इन तीनों को भाजपा की ज्वाइनिंग हो चुकी थी। ये भाजपा के कहना चाहिए जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन इन्हें बहुत अभी हाल ही में अध्यक्ष के चुनाव के जस्ट पहले आप भाजपा में ले आने में कामयाब हुए हैं। और ये बता दूं कि देशराज सिंह यादव भाजपा के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं। जब तक वो जीवित रहे भाजपा में ही रहे और उनकी तूती बोलती रही। राजमाता सिंधिया के विशेष सिपह सलारों में इनकी गिनती रही है देशराज सिंह यादव की। लेकिन इनको लगा देख थोड़ी सी अनदेखी हो रही है भाजपा में, तो इनके देहांत हो जाने पर इनके जो पुत्र थे, चाहे वो यादवेंद्र हो चाहे वो अजय पाल हो, ये कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब इन्होंने 3 लोगों को वापस भाजपा में लाने में कामयाबी प्राप्त कर ली है सिंधिया जी ने। इसके अलावा इनकी बड़ी कामयाबी ये है कि कृष्णपाल सिंह यादव अंदरूनी तौर पर सिंधिया जी के विरोधी माने जाने लगे हैं, क्योंकि कई बार उनके भाजपा के कटआउटों से फोटो गायब हो जाते हैं। और एक है ही, क्योंकि प्रतिद्वंदी भी हैं, इस हिसाब से भी देखा जाए
तो उनका एक जो यादव समाज की सिंपैथी उनके साथ रही कृष्णपाल सिंह के साथ, और कृष्णपाल सिंह को भी ये भरोसा है कि मैं यादव समाज के भरोसे दोबारा चुनाव जीत सकता हूं। तो फिर उस भ्रांति को शायद भंग करने का प्रयास सिंधिया जी ने किया है। और वो जो अजय पाल जो मनमुटाव रखते हैं, ऐसा कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्रों में, या जो वहां के जो जानकार ये बताते हैं कि कृष्णपाल सिंह यादव और उनके भाई अजय पाल सिंह यादव में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे अजय पाल सिंह को सिंधिया जी भाजपा में लाने में सफल हो गए हैं, यानी अजय पाल अब कांग्रेसी नहीं रहे, कृष्णपाल के भाई। यूं कह सकते हैं शायद उन्होंने ये प्रयास किया है ये संदेश देने का कि जिस अजय पाल को कृष्णपाल सगे भाई होकर भी भाजपा में ना ला पाए, उन्हें सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन करा दी है। एक और नाम आता है दिग्विजय सिंह के बेहद नजदीकी, बिल्कुल इतने नजदीकी कि उनको MPPSC सौंप दी गई थी, ऐसे सुमेर सिंह जी अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, और वो दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार भी कहे जाते हैं, और गोतिया भाई भी हैं, खींची हैं राजवंश से। तो ऐसे सुमेर सिंह जो गढ़ा के राजा कहे जाते हैं, वो भी अब सिंधिया जी के प्रयासों से भाजपा में आ गए हैं। और बाकी एक नाम है ही है राहुगढ़ के बंटी बना का, जो दादाभाई मूल सिंह के लड़के हैं, ये दिग्विजय सिंह जी के ही गोतिया होते हैं और उनके वंशज भी कहे जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी दादा भाई बोलते थे मूल सिंह जी को, उनके लड़के को बंटी बना को भी सिंधिया जी चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले कामयाब रहे भाजपा में लाने में, और उनको टिकट भी दिलाया। तो शानदार चुनाव भी लड़ा बंटी बनाने, और पहली बार जयवर्धन सिंह या फिर कहना चाहिए दिग्विजय सिंह राजघराना बहुत कम बढ़त पर आकर संतुष्ट होने के लिए बाध्य हुआ। तो ऐसे जो अब गतिविधियां हैं उससे ये लगता है कि सिंधिया जी ने गुनाह में रुचि कम नहीं की है, और वे यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। लिहाजा अब जो मैं अंत में कहने जा रहा हूं वो ये है कि हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के अगले प्रत्याशी हो सकते हैं यदि भाजपा ने उनकी गतिविधियों पर संतुष्टि जाहिर की तो बस इसके साथ एक प्रत्याशी मैंने संभावित आज आपके सामने रखा है। गुना से और कौन प्रत्याशी हो सकते हैं उनके बारे में अगली एपिसोड में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और जैसा कि हमेशा कहता हूं, हमारे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं इन्हें लाइक दें, और हाँ, शेयर भी करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।